हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है दोस्तों। मैं सुनील। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास और जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय है उसमें बंगाल की राइज होने की मतलब बंगाल के अस्तित्व में आने की बात हम करेंगे। और आप दोस्तों जानते हो कि बंगाल जो है वो भारत के आधुनिक भारत के उन तमाम क्षेत्रीय राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है। चाहे हम बात करें मैसूर की, चाहे बात करें हम हैदराबाद की, बात करें हम आपकी अवध की, बात करें हम राजपूत राज्य की, जाट राज्य की और आपके सिख स्टेट की, उन सब में सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो वो आपका बंगाल स्टेट है। क्योंकि बंगाल स्टेट दोस्तों क्या था कि बंगाल स्टेट जो था वो आपका अंग्रेजों के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा तो उसमें बंगाल जो था उससे सबसे ज्यादा जो आपकी धन संपदा जो लूट के ले गए थे वो बंगाल से ले गए थे। ना केवल बंगाल जो सो धन संपदा के लिए बल्कि आपका क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। बंगाल कोई एक नहीं था, बंगाल में बंगाल भी था, बिहार भी था और उड़ीसा भी आपका उसमें सम्मिलित था। जो उड़ीसा था वो उड़ीसा कहलाता था, बंगाल था, बिहार था। बाद में हमने देखा कि बंगाल के दो पार्ट होने पे जो बांग्लादेश बना था भारत से बाद में 1971 में, वो ही पहले आपका क्या था, बंगाल का ही पार्ट था जिसको पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे। बाद में हमारे दो भाग हुए बंगाल के, जिसमें से आज हिंदुस्तान में आपका पश्चिमी बंगाल है और आपका जो बांग्लादेश है मीन्स पूर्वी जो बंगाल है वो एक अलग देश बन गया। तो आप देखिए कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों कितना बड़ा एक क्षेत्र जो था वो बंगाल का था। तो इतने बड़े क्षेत्र का ना केवल अगर भौगोलिक दृष्टि से है तो उसका राजनीतिक प्रभाव जो है वो भी दिखाई देगा, आपका आर्थिक प्रभाव है वो भी दिखाई देगा। और ये कहा जाता है कि जो अंग्रेज जो थे उनका 70% अगर इकोनॉमिक इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो 70% जो अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की चलती थी वो आपके बंगाल के ऊपर चलती। इसलिए ना केवल भारत के लिए बल्कि अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश के लिए भी आपका बंगाल उतना ही महत्वपूर्ण था जितना भारत के लिए। बंगाल जो है एक संपन्न राज्य था जिसमें तमाम चीजें जो है आपकी उपज होती थी। उसमें बड़े बड़े शहर जो थे, जैसे ढाका की बात करें, जैसे आपकी कलकत्ता जो है एक महत्वपूर्ण स्थल जो था अंग्रेजों के टाइम में, वो भी कहाँ पे था दोस्तों, आपका बंगाल में। आ, तो ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक दृष्टि के साथ साथ बहुत सारी जो चीजें थी वो बंगाल के अंदर थी। बंगाल जो था वो बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। अब बंगाल के अंदर आप देखेंगे कि जब वो आधुनिक भारतीय इतिहास की दोस्तों बात करते हैं तो हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी के लास्ट से मीन्स 18वीं जो शताब्दी है उसके पूर्वार्ध से बात करेंगे। मीन्स 1717 से लेके हम बात करते हैं पहले बंगाल जो है उसकी 1765 तक। 1765 तक हम बात करेंगे, उसमें दो महत्वपूर्ण आपको घटनाएं देखने को मिलेगी। पहली जो है दोस्तों वो आपकी जो वॉर ऑफ प्लासी जो है 1757 का वो देखने को मिलेगा। देन जो है वो आपको वॉर ऑफ बक्सर जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों युद्ध जो है वो भारतीय दृष्टिकोण से और अंग्रेजों की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। बिकॉज 1757 की जो क्रांति थी उसने अंग्रेजों को भारत में राज करने का एक रास्ता दिया और 1764 ने वो काम कर दिया जो कि आपके आगे जाके 1947 तक भारत के अंदर अंग्रेज है वो स्थापित है। 1757 की जो प्लासी का युद्ध था, हालांकि वो धोखे का युद्ध कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि धोखे से अंग्रेजों ने जीता था। लेकिन 1764 का जो युद्ध है अंग्रेजों ने जीता था दोस्तों, वो उस युद्ध में उन्होंने साबित कर दिया कि अंग्रेज जो है वास्तव में शक्तिशाली है कंपेरिजन टू भारतीय जो राजा थे, किंग थे या बंगाल के जो नवाब थे उनके प्रति। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि बंगाल जो है उसमें 1717 में आपका फर्क्यूशियर जो होता है उससे वो फरमान लेते हैं और उसके बाद बंगाल में कई क्षेत्र जो बंगाल के जो थे, मैंने बताया उड़ीसा, बिहार और बंगाल जो था वो तीनों मिला के एक बंगाल था आपका उस टाइम का। तो उसमें उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिए, स्वतंत्र व्यापार के अधिकार प्राप्त कर लिए। तो उससे नवाब जो थे वहां के
वो रुष्ट होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि नवाबों के ऊपर इस तरह से अपना प्रेशर बनाते हैं कि वो जिसको चाहे अंग्रेज उसको नवाब बनाते थे, जिसको नहीं चाहिए उसको नवाब है आपका नहीं बनाते थे। और जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहते थे, उस तरह से चला सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों 1764 तक चलती रहती है आपकी, 1765 तक या 64 तक कह लीजिए, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 तक की आपकी चलती रहती है। देन सेकंड पार्ट जब हम डिस्कशन करेंगे तब करेंगे कि बंगाल का जो है दोहरा शासन व्यवस्था लागू की जाती है उसमें। और दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब है कि एक जो आर्थिक दृष्टिकोण से कोई चीज थी वो उस पे तो नियंत्रण था आपका अंग्रेजों का, और जो राज्य की सुरक्षा या राज्य की आंतरिक व्यवस्था या राज्य की भाई ऐसे पॉइंट्स जिनसे किसी प्रकार की इकोनॉमिक जो प्राप्ति है वो नहीं हो, ऐसे सारे जो है वो अधिकार किसको दे दिए थे, राइट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वहां के नवाब या राजा को। तो ये इस प्रकार से अंग्रेजों ने पहला ऐसा स्टेट था जिसमें आपकी दोहरी शासन व्यवस्था लागू की थी। हालांकि उसका जो है हम बाद में जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कशन करेंगे। आज हम स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, बंगाल जो है वो कौन सा इलाका था, उसमें कौन कौन से आपके नवाब हुए, किस प्रकार से आपकी प्लासी की लड़ाई हुई 1757 की, और किस प्रकार से आपके 1764 का बक्सर का वॉर जो है वो हुआ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए कि बंगाल जो था वो तत्कालीन समय में बंगाल जो है कौन सा था, आधुनिक पश्चिमी बंगाल जो जो हमारा आज का जो पश्चिमी बंगाल है वो उस टाइम का क्या था, वो उस टाइम का क्या था आपका बंगाल था। आधुनिक जो पश्चिमी बंगाल है वो वाला हिस्सा, इसके अलावा बांग्लादेश और बिहार और उड़ीसा, ये जो था ये प्रॉपर क्या था आपका पूरा का पूरा बिहार, ये इसमें आपका बंगाल में आता है। देखिए टेरिटरी ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल 1770 से लेके 1751 तक का ये दिया गया है। इसमें ये देखिए आप उड़ीसा, ये उड़ीसा है, ये भी किस में आता था दोस्तों, बंगाल में ही आता था आपका। ये देखिए प्रॉपर जो बंगाल है जिसको हम आजकल पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं, और ये जो बिहार वाला हिस्सा है ये बिहार जो है, तो इसमें बिहार भी था, पश्चिमी बंगाल भी था, और यहाँ पे वह यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल था। तो मे भी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बिहार जैसे ही बंगाल का नाम आया आपके सामने, तो जिस बंगाल को आज हम देखते हैं पश्चिमी बंगाल वो हिस्सा नहीं था, वो तो एक पार्ट था उसका। उसके अलावा आज जो बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है वो भी उसमें शामिल था, और उड़ीसा जो एक बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन ये भारत का एक स्टेट है वो भी शामिल था। और एक पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है जो बड़ा काफी एक देश के रूप में आप जानते हो, उस बांग्लादेश वो भी पूरा का पूरा उसका भौगोलिक क्षेत्र था वो आपका इस बंगाल के अंदर शामिल था। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसा माना जाता है कि ये जो बंगाल था आपका, ये बंगाल क्या था, ये जो बंगाल था ये दोस्तों क्या था आपका कि ये जो है बहुत संपन्न राष्ट्र जो है भाग था मुगल काल का। मुगल काल का संपन्न एक राज्य जो है वो क्या था आपका बंगाल था। और ऐसा ही नहीं कि मुगल काल में दोस्तों अंग्रेज जो थे वो भी बंगाल पे अपना राज करना चाहते थे, डच थे वो भी चाहते थे, और फ्रांसीसी थे वो भी चाहते थे। और इसीलिए बंगाल जो है उसमें उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास भी किया और की भी थी। देखिए दोस्तों अगर बात करें तो बंगाल जो है उसमें व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की, जिसमें हुगली जो है वो सर्वप्रथम माना जाता है। और हुगली जो है वो क्या था, एक पतन के रूप में मीन्स पोर्ट के रूप में हुगली जो है वो उभर के आता है। इसके अलावा दोस्तों बंगाल जो है वो सबसे समृद्ध राज्यों में माना जाता था, और बंगाल जो है वहां पे अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री 1651 ईस्वी में शाह सूजा की अनुमति लेकर बनाई थी। अब 1651 में अंग्रेज जो है वो आपकी क्या बनाते हैं दोस्तों, फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल में आपकी स्टेब्लिश करते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री was established in the बंगाल इन 1651 में आपकी स्टेब्लिश करते हैं।
और वो कैसे करते हैं दोस्तों कि एक राजवंश होता है कोई, उस राजवंश की एक महिला होती है जो किसी बीमारी से आपकी पीड़ित होती है। अब अंग्रेजों के पास में एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर बोटन। उस डॉक्टर बोटन ने क्या किया कि चिकित्सा की, मीन्स जो महिला थी उस महिला का इलाज जो है, महिला का इलाज जो है, ये इलाज आपका कौन करता है? डॉक्टर बोटन। ये डॉक्टर बाउटन जो है इसका इलाज करता है, और जैसे ही ये इलाज करता है तो इससे खुश होके वहां का जो शासक था शाह सूजा, वो शाह सूजा जो है वो 3,000 रुपए में आपका वार्षिक कर के बदले, मीन्स ऐसा नहीं है कि फ्री में दिया, लेकिन 3,000 जो वार्षिक कर है, जो एक मामूली सा कर था, उस कर को लेके और वो क्या कर देता है, इस बिहार वाले इलाके को, इस बंगाल वाले इलाके को बिहार वाले और उड़ीसा वाले जो है इस इलाके को पूरे का पूरा दे देता है। जो अंग्रेज है उसको कितने में दोस्तों? 3,000 रुपए वार्षिक कर में, कि आप हमें 3,000 रुपए वार्षिक कर दीजिए और इन तीनों क्षेत्रों में ही आप क्या करिए, मुक्त व्यापार करिए, किसी प्रकार का टैक्स आपको नहीं देना है। अब दोस्तों आता है सूबेदार अजीमुसान। इसने 1698 ईस्वी में कंपनी को सुल्तानाती कालीकता, जैसे कलकत्ता के नाम से जानते हैं, गोविंदपुर की जिम्मेदारी दे दी थी। अब ये सूबेदार अजीम शाह है, इसने आपके 3 इलाके जो इसने और दे दिए, कौन कौन से? सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर। 1717, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस 1717 में सम्राट जो फर्क्यूशियर था, उस सम्राट फर्क्यूशियर ने 3,000 रुपए के बदले इन्हें क्या कर दिया, अंग्रेजों को व्यापारिक जो छूट है वो आपकी प्रदान कर दी। अब मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया था। 1700 ईस्वी में किसको दीवान बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब का शासन था दोस्तों उस टाइम। तो आपके इस मुर्शीद जो कुली खां है इसको बनाया था। मुर्शीद कुली खां जो है ये फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था, नवाब ऑफ बंगाल था। तो यही जो है, यहीं से आपकी इस नवाबों की एक कहानी है, नवाबों की एक स्टोरी है, जो पूरा का पूरा जो एक इसका इतिहास है वो इस मुर्शीद कुली खां से शुरुआत होता है। तो आप देखिए दोस्तों कि आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जो आपका बंगाल जो था, उस बंगाल का पहला नवाब कौन था 1717 से लेके 1727 तक, तो यही मुर्शीद कुली खां था। हमने देखा औरंगजेब जो था इसने इसको दीवान बनाया था। औरंगजेब जो है 1700 में इसको दीवान बनाता है। अब उसके बाद औरंगजेब के बाद में मुगल शासक जो है वो फर्रुखियर आता है दोस्तों, और इस फर्रुखियर ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। अब ये क्या करता है, इसको उसने तो इसको दीवान बनाया था, ये क्या करता है दोस्तों, ये सूबेदार नियुक्त करता है, और 1719 में इसे उड़ीसा की भी सूबेदारी प्रदान की थी। 1717 में तो उसे क्या दिया जाता है, मुर्शीद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी दी जाती है, और 2 साल बाद यानी 1719 में जो है आपका उड़ीसा भी दे दी जाती है, जो उस समय बंगाल का ही एक हिस्सा थी। अब अंग्रेज जो है दोस्तों, उन्होंने विशेष रियायत प्राप्त करने के दृष्टिकोण से मुर्शीद कुली खां जो है और अजीमुल शान जो औरंगजेब का पोता था, इसमें मतभेद हो गया। अब ये दोनों क्या चाहते थे, अजीमुल शान जो था इससे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे इसके लगाव में थे, ये अंग्रेजों को अपना एक तरीके से उनको छूट प्रदान करने की सहमति देना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे बंगाल का जो आपका सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, वो इस चीज के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसका स्टेट था और अपने स्टेट में इस तरीके की वो रियायत देने के पक्ष में नहीं था। इसी को लेके अजीमुशान और आपके मुर्शीद कुली खां है उसके बीच में मतभेद होता है, और इस मतभेद के कारण जो है मुर्शीद कुली खां जो है वो अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लेता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो कई बार आता है कि आपकी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है वो की गई थी, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में मतभेद होता है, तो मुर्शीद कुली खां जो है वो अपनी राजधानी ढाका से कहां पे परिवर्तित करता है, तो ये जो है ढाका से आपकी मुर्शिदाबाद है वहां पे स्थानांतरित कर लेता है। और मुर्शीद कुली
यद्यपि स्वतंत्र शासक था, फिर भी वो नियमित रूप से जो है मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। आप ये भी देखिए कि वो स्वतंत्र शासक था, लेकिन वो ये मान के चलता था कि मुगलों ने मेरे को शासन के रूप में या सूबेदार के रूप में बनाया है, इसलिए नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मीन्स मुगल बादशाह की तरफ जो है वो अच्छे व्यवहार वो उनको दर्शाता है। इसका अच्छा शासन जो है वो दिखाई देता है, अच्छा व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है वो दिखाई देता है मुगलों की तरफ। और उसके जमाने में कहा जाता है दोस्तों कि प्रजा जो थी वो बिल्कुल सुखी थी, समृद्ध थी, यानी उसकी शासन व्यवस्था जो थी मुर्शीद कुली खां की वो बहुत अच्छी थी। अब मुर्शीद ने भूमि सुधार प्रणाली जो है वो अपनाते हुए उसने क्या किया कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन जमींदारों की भूमि जो है वो क्या कर ली अपने पास, उसको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए, खालसा जो है, खालसा क्या होती है? खालसा भूमि का मतलब होता है कि जो राज्य के अधीन होती है, जो राज्य के अधीन जो भूमि होती है, या राजा या केंद्र का डायरेक्ट जिस पे नियंत्रण हो जिस भूमि पे, वो भूमि क्या कहलाती है? खालसा। तो इस मुर्शीद कुली खान ने एक फैसला लिया, और फैसला लेके इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े जमींदारों के पास जो बहुत ज्यादा भूमि थी उसको डायरेक्ट क्या कर दिया, खालसा में परिवर्तित कर दिया। और खालसा में परिवर्तित करके इन्होंने इजारीदारी जो प्रथा है वो लागू की थी। और उसने कृषकों को तकावी ऋण जो है, यानी खेती के लिए अग्रिम, जिसको आजकल केसीसी के नाम से जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उस तरह की व्यवस्था जो है तकावी ऋण के थ्रू इसने मुर्शीद कुली खान ने की। परंतु इसके द्वारा किए गए जो आपके भूमि सुधार है दोस्तों, उससे बड़े बड़े आपके जो भूमिपति थे, जो जमींदार वर्ग था, वो आपका नाराज हो जाता है, और वो क्या करते हैं कि विद्रोह करते हैं। और मुर्शीद कुली खां के टाइम में दोस्तों आपके 3 विद्रोह होते हैं, जो निम्न प्रकार से आपके, पहले विद्रोह की बात करें तो सीताराम ने किया था, जो जमींदार था। दूसरा उदय नारायण ने किया था, और सीता नारायण राम और उदय नारायण ने आपका पहला किया था। दूसरा जो है वो सुजात खान ने किया था, और तीसरा जो है वो नजात खान ने किया था। तो ये 3 आपके इसके टाइम में युद्ध होते हैं, या कह सकते हैं विद्रोह होते हैं। तो इसके बाद ये इसका शासनकाल जो है वो दोस्तों आपका 1727 में खत्म होता है। और इसके बाद में दूसरा आता है, वो आपका नवाब आता है स्वाजुद्दीन। स्वाजुद्दीन जो है वो कहा जाता है कि मुर्शीद कुली खान जो था उसका दामाद था। और वो उस समय, जिस समय मुर्शीद कुली खां आपके बंगाल में था, उस समय वो उड़ीसा में था, उड़ीसा का गवर्नर था। जैसे ही मुर्शीद की मृत्यु होती है 1727 में दोस्तों, तो सुजादुद्दीन जो है उसको बंगाल का नवाब क्या कर दिया जाता है, आपका बना दिया जाता है। यानी बंगाल का नवाब जो है वो इसको नियुक्त कर दिया जाता है। 1733 में बिहार भी इसके अधीन हो गया। मीन्स पहले बंगाल था, फिर बिहार भी इसको दे दिया गया। अब देखिए दोस्तों, किसने बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। अब ये क्या करता है कि आगे अपने जो बिहार है उसमें अलीवर्दी खां जो है उसको नायब सूबेदार का दर्जा देता है। और फतेह चंद, जगत सेठ, आलमचंद और हाजी अहमद जो है वो इसके टाइम के थे। तो कई बार जगत सेठ के बारे में पूछा जाता है कि बंगाल के अंदर एक जगत सेठ था, वो किसके टाइम में था? तो वो इसी के टाइम में था। अब आता है दोस्तों सरफराज खान। ये सरफराज खान जिसका कालक्रम छोटा सा कालक्रम है 1739 से लेकर 40 तक का। सुजाउद्दीन जो था इसका पुत्र था सरफराज खान, और 1739 में अपने पिता की मृत्यु होती है, यानी सुजाउद्दौला की मृत्यु होती है, उसके बाद बंगाल का नवाब बनता है। उसने आलम उल दौला जो है और इंदरजंग की उपाधि धारण की थी। तो इस उपाधियों को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इंदरजंग और जो आपके आलम उल दौला जो है, ये उपाधि किसकी थी? ये इसी सरफराज खान की थी। ये इसी सरफराज खान की थी। किंतु वह एक अयोग्य शासक था और विलासी शासक था। इसी कारण से बिहार प्रांत के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने हाजी अहमद और जगत सेठ के समर्थन से विद्रोह किया। और 10 मार्च 1740 को एक युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। और इस गिरिया के युद्ध में अली वर्दी खां जो है वो जीत जाता है, और आपका सरफराज खान जो है वो हार जाता है। और इसके बाद जैसे ही हारता है तो फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट जो नवाब आएगा वो आपका आएगा
अलीवर्दी खां, जो 1740 से लेके 56 तक आपका चलता है। दोस्तों देखिए, इस इसे मिर्जा मोहम्मद खां की भी संज्ञा प्राप्त है। आपकी मिर्जा मोहम्मद खां की संज्ञा जो है वो किसको प्राप्त है? अलीवर्दी खां को प्राप्त है। और अलीवर्दी खां जो है वो काफी एक अच्छा शासक मान सकते हैं, अच्छे शासक वाले गुण उसमें थे, ताकि इसी कारण से उसने क्या किया था, 1740 से लेकर 56 यानी लगभग 16 साल आपका शासन किया था। 1740 में अलीवर्दी जो है ने नवाब सिराजुद्दीन के पुत्र सरफराज खां को परास्त किया। और किस युद्ध में किया था दोस्तों? हमने गिरिया वाला जो युद्ध था, इस युद्ध में हमने देखा था इसको परास्त किया था। और अब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उसका सम्मिलित नवाब बन गया। यानी तीनों प्रदेश जो है वो किसके अंडर में आ गए थे? अब अलीवर्दी खां के अंडर में आ गए थे। अलीवर्दी खां जो है वो 1740 में आपका शासक बनता है। अब दोस्तों इसके साथ ही उसने जो तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को घूस और नजराना देकर, तत्कालीन जो था वो कौन था आपका? मोहम्मद शाह था। इसको नजराना और घूस देता है और एक स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लेता है, मीन्स परमिशन जो है वो आपकी ले लेता है। और 1740 से लेके 51 तक अलीवर्दी को प्राय प्रतिवर्ष जो है वो मराठों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ता है। तो अलीवर्दी खान जो है उसके टाइम में बंगाल जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब जिसके कालक्रम से आपके मराठे जो है, जो बंगाल जो है उसमें आपके आते हैं कौन, ये मराठे जो है उनका आक्रमण चालू हो जाता है। ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों? तो वो अलीवर्दी खां था। और अलीवर्दी खां इन मराठों के आपके आक्रमण से परेशान होता है और 1751 में वो रघुजी भोसले जो है, जो मराठा से रिलेट है, उससे संधि कर लेता है, और जिसमें उसे 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ, चौथ यानी क्या था? एक कर था। और उड़ीसा का सूबा जो है वो मराठों को देना पड़ा था। तो एक जो चौथ था, यानी कि चौथाई भाग होता था, उसको चौथ कहा जाता था। और एक जो उड़ीसा है, उड़ीसा का भाग जो है उसको देना पड़ा था मराठास को। अलीवर्दी खां हालांकि साहसी और कूटनीतिज्ञ था, और अपने समय में उसने यूरोपीय जातियों को न तो अपने सूबे में संघर्ष करने दिया और ना ही सूबे की राजनीति में अपने भागीदारी दी। यानी अलीवर्दी खां वो पहला नवाब था बंगाल का जिसने एक तरह से जो ब्रिटिश थे उस ब्रिटिशों के प्रभाव को रोके रखा। ब्रिटिश जो थे उनको अपने राज्य में शासन नहीं करने दिया और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप जो अपने शासन में करने दिया। अब जो है इसके साथ साथ उसने किसी प्रकार की किलेबंदी जो है वो अपने शासन में अनुमति नहीं दी। किसी प्रकार के जो उसने फैक्ट्रियां जो है वो स्थापित नहीं करने दी। और अलीवर्दी खान ने यूरोपियों यानी मुख्य रूप से ब्रिटिशों के बारे में ये कहा था कि ब्रिटिश जो है क्या है, एक मधुमक्खियों की तरह है। उनका कहना था कि यदि यूरोपियंस को न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, यानी उनको अगर छेड़ा नहीं जाए तो वो शहद देगी, अगर छेड़ दिया जाए तो वो डंक मारेगी या काट काट कर मार डालेगी। ऐसा ये वाक्य बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि ऐसा कहने वाला कौन था? तो वो अलीवर्दी जो था बंगाल का नवाब, 1740 से लेकर 1765 तक का उसका कालक्रम था, वो उन्होंने ऐसी बात कही थी। अब देखिए दोस्तों, एक जो एनसीईआरटी में आपका दिया गया है, तो इसमें से भी क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है कि नवाब की शिकायतें क्या होती है। 1733 में बंगाल के नवाब जो है वो इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कहते हैं कि जब वो पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। और वास्तव में भी ऐसा ही हुआ था। जब शुरू शुरू में अंग्रेज आए थे तो वो रिक्वेस्ट करके थोड़ी थोड़ी जो जमीन है वो लेने लेने की उन्होंने कई जगह हमने देखी थी, रिक्वेस्ट ही की है। और जब वो जमीन मिल गई तो वहां पे मजबूत किला खड़ा कर दिया और इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी और उन्होंने बहुत से सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपने अधीन रहने के लिए बाधित कर दिया। और ये जो है अन्य लोगों को अधीन रहने के लिए उनसे 1 लाख राजस्व जो है वो वसूलते थे। और असंख्य औरतें और मर्दों को उसने उन्होंने यानी
अपने ही देश में लूट कर गुलाम बना दिया। तो ये नवाब जो है वो क्या कहता है कि जब शुरुआत में आपके अंग्रेज आए थे, तो एक छोटी-छोटी ज़मीन के लिए वो हमने देखा था कि कई जगह जो है वो अपनी जो मुगल काल था उस मुगल काल में जाते थे और राजा से रिक्वेस्ट करते थे। जहांगीर के काल में भी हमने देखा है, ठीक है? तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, देन छोटी-सी ज़मीन अगर उसको मिल गई, तो वो धीरे-धीरे जो है वो क्या करते थे, वहाँ पे किला बनाते थे, किले के चारों ओर जो है खाइयाँ बनाते थे, गड्ढे बनाते थे और धीरे-धीरे जो है उनमें आपकी सैनिक शक्ति बढ़ाने का काम करते थे। और जैसे-जैसे हमने देखा कि कुछ युद्धों के बारे में हमने बात की थी और किस तरीके से हमने जब क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में बात की है, तो हमने देखा शुरुआती दौर में वो सब में क्या करते हैं, एक सामंजस्य बना के चलने का काम करते हैं। जैसे हमने पहले लेक्चर में पंजाब की बात की थी, महाराजा रणजीत सिंह की, तो उसमें भी पहले उनका साथ देते हैं और बाद में पीछे से कह सकते हैं कि पीठ पीछे से वो क्या करते हैं, एक तरह से कई संधियां करते हैं। कुछ जो राजा है या शासक जो है उसको आपस में जो बांटो और राज करो वाली नीति है वो लागू करते हैं और देन वो क्या करते हैं, यहीं के लोगों को गुलाम बना के यहीं पे काम करवाते हैं। ये जो है एनसीईआरटी में एक जो व्यंग्य टाइप व्याख्या जो है वो आपकी दी गई है। अब देखिए 1756 में आपका जलशोध जो है यानी जलोदर यानी दस्त के कारण आपके इस अलीवर्दी खां जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है उसका दोहितर यानी उसका दोहिता जो था, ये दोहिता था सिराजुद्दौला और ये सिराजुद्दौला आता है और इसी के काल में आप देखोगे कि 1757 की जो आपकी लड़ाई होती है दोस्तों, वो 1757 की जो लड़ाई है वो सिराजुद्दौला के काल में ही होती है, जो प्लासी की बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कहा जाता है। अब सिराजुद्दौला जो है उसका 1756 से लेके 1757 तक का उसका कालखंड में दोस्तों, सिराजुद्दौला जो है तो वो कुछ इस तरह से आपका दिखाई देता था। ये जो है वो कौन है, आपका सिराजुद्दौला है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये आपका सिराजुद्दौला है। अली वर्दी खां की जैसे ही मृत्यु होती है तो अली वर्दी खां के बाद में उसका दोहितर यानी सिराजुद्दौला जो है वो 23 वर्ष की उम्र में आपका बंगाल का नवाब बनता है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि ऐसा कौन सा युवा जो अपनी नाना की मृत्यु के बाद में कितने साल का एक युवा जो है वो शासक बना था, तो 23 इयर्स का ये था आपका सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है वो दोस्तों पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो सिराज की पूर्णिया वाली मौसी का लड़का था। अब इसके जैसे ही ये शासक बनता है तो कहीं ना कहीं इसके आसपास के जो शासक होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं उसमें विद्रोह हो जाता है। मीन्स वो क्या करते हैं, रणनीति स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके विरोध में कौन हुआ था, शौकत जंग। और वो शौकत जंग कौन सा दोस्तों, ये सिराज की जो पूर्णिया वाली मौसी थी उस मौसी का लड़का था यानी उसका भाई था। तो शौकत जंग जो है वो सबसे पहले इसके खिलाफ होता है और वो कहता है कि कहीं ना कहीं जो है इस पे, क्योंकि इसके नाना के बाद में ये बना था, यानी अलीवर्दी जो है ये क्या था, अलीवर्दी इसका नाना था और अलीवर्दी जो है वो शौकत खां का भी नाना था, क्योंकि इसकी मौसी का लड़का था। तो शौकत जंग जो है इसका भी नाना था, अलीवर्दी का ही नाना था। अब अलीवर्दी वहां पे बनता है तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी नवाबी का दावा करता है, इसीलिए वो आपका सिराजुद्दौला जो है इसके विरुद्ध में हो जाता है। और उसका समर्थन जो है वो उस समय कुछ आपके हिंदू राजा जैसे राज बल्लभ जो है, इस तरीके के जो हिंदू शासक थे वो आपके किसका करते हैं, शौकत जंग जो है उसकी पैरवी करते हैं या उसका पक्ष लेते हैं। और तीसरा जो आता है उसमें दोस्तों घसीटी बेगम यानी सिराज की दूसरी मौसी, जो ढाका के गवर्नर की विधवा थी। तो आप देखिए कि पहला जो आता है इसके सामने समस्या, वो अपने घर से शुरुआत होती है, अपने परिवार अपने फैमिली से शुरुआत होती है, जिसमें एक तो आता है शौकत जंग और दूसरा आती है जो घसीटी बेगम जो है वो आती है। शौकत जंग जो है वो इसके विरोध करता है, घसीटी बेगम इसका विरोध करती है, एक हिंदू शासक जो राज बल्लभ, जो आपका शौकत जंग का समर्थन होता है, उसका मित्र होता है। तो ये मिलके इनके विरुद्ध क्या करते हैं, षड्यंत्र आपका रचते हैं कि इनको शासन से हटाया जाए। अब जब ये बात आपका इसके कह सकते हैं कि परिवार की कलह की बात जो है अंग्रेजों को पता चलती है दोस्तों, तो अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया।
लेकिन सिराज जो था वो बहुत समझदार था, युवा था, और उसने इस मौके को जाना कि किस तरह की परिस्थितियां जो है वो उसके खिलाफ चल रही है। तो उसने जो आपकी बड़ी कुशलता से तीनों शत्रुओं, यानी पहला तो है बेगम, जो उसकी मौसी थी ढाका की नवाब की विधवा रानी, और दूसरा जो है वो क्या था, शौकत जंग, जो उसकी मौसी का बेटा था, और तीसरा इनके साथ में मिला हुआ कौन था दोस्तों, अंग्रेज। और कहा जाता है कि सिराजुद्दौला जो था उसने इन तीनों को ही मिलके मिली हुई यानी कंबाइंड पावर जो है, उस कंबाइंड पावर को ही हरा दिया था। और इस कंबाइंड पावर को हराने के कारण सबसे ज्यादा जो परास्त होने वाली शक्ति जो थी वो थी अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो उस समय की पावरफुल एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो है आपका लोग जो थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेज ही वहां पे हार जाते। अब दोस्तों सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होता है उसके बाद। और ये देखिए कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष की एक शुरुआत होती है, उसके रीजन क्या थे, क्यों सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में आपका संघर्ष होता है, और वही संघर्ष जो है बाद में जाके 1757 में आपकी बैटल ऑफ प्लासी तक चला जाता है, तो उसके पीछे रीजन क्या था। दोस्तों देखिए कि सिराजुद्दौला जो है वो हम जानते हैं कि अपने नाना जो थे अलीवर्दी, उसके मौत के बाद में क्या बना था, शासक बना था, नवाब बना था। तो मौत के बाद अगर नवाब बना था, तो उसमें क्या हुआ कि एक तो उसकी घसीटी बेगम जो थी वो विरोधी थी, दूसरा शौकत जंग विरोधी था, और दोनों ने इनको बताया कि ये कहीं ना कहीं इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज जो है किसके पास चली गई, आपके अंग्रेजों के पास चली गई। तो इससे अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे जो देश के अंदर जो है यूरोपीय जातियों की शक्ति पर दृष्टि रखना, तीनों यूरोपियन जातियों को एक साथ निर्बल करने का ख्याल न करना, और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई पहले उन्हें शक्तिहीन करना, उन्हें किले बनाने या फौज रखने की अनुमति न देना, और यदि तुमने यह भूल की तो देश तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यानी कुछ जो बातें हैं वो इस तरह की कौन कर रहा था, आपका सिराजुद्दौला कर रहा था, कि उन्होंने जो आपके फ्रांसीसी थी, डच जो थे, अंग्रेज जो थे, उन तीनों के खिलाफ काम करने का जो है, तीनों के खिलाफ उन्होंने अपनी पावर जो है उसका यूज किया। उन्होंने अंग्रेजों को ये भी कहा कि मैं किसी प्रकार के आपको अपने स्टेट जो है बंगाल, उसमें किले बनाने या जो है स्वतंत्र व्यापार की आपको परमिशन नहीं दूंगा। तीसरा इन्होंने जो है कि आपके अगर ऐसी कोई भी हरकत करते हो तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कही थी। अब अंग्रेज जो है दोस्तों, उन्होंने सिराजुद्दौला के विरोधी नेता यानी राज वल्लभ जो एक हिंदू शासक था, तथा उसके पुत्र जो कृष्ण वल्लभ है, उसको कलकत्ता में शरण दे दी। अब जैसे ही शरण दे दी तो ये पहले क्या कर रहा था, शौकत जंग के साथ में मिलकर आपका सिराजुद्दौला था, उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। हालांकि सिराजुद्दौला और जो है उस युद्ध में आपका जीत जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उन्होंने कहा कि जो घसीटी बेगम है उसके खजाने को छिपाया है किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो ये जो रीजन था दोस्तों, ये रीजन जो है ये भी क्या था, एक इस युद्ध का कारण था। तीसरा जो है इसमें आपका जो फर्ग्यूसियर जो है, उन्होंने 1717 में आपका बिना चुंगी जो है, वो बिना चुंगी दिए व्यापार की जो अनुमति दी थी अंग्रेजों को, वो भी उन्होंने नहीं मानी, और उन्होंने जो है दस्तक यानी फ्री पास देकर बिना चुंगी वाले व्यापार के लिए प्रोत्साहित जो कर रहे थे। तो इससे राज्य जो है वो, सिराजुद्दौला कहता था कि इससे राज्य जो है यानी दस्तक यानी फ्री पास अगर मैं आपको देता हूं, तो मेरा जो स्टेट है उसको इकोनॉमिक हानि होगी, जो मैं नहीं कर सकता। तो ये भी एक रीजन था। चौथा जो रीजन है दोस्तों उसमें यह है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है वो बिना किसी परमिशन के वहां पे किले बना रहे थे, और किले जो थे वो क्या थे आप जानते हो, सैनिक शक्ति का एक पर्याय थे। तो सैनिक शक्ति के पर्याय को वो अपने राज्य में नहीं स्थापित करने देना चाहता था। तो इस तरीके से ये भी इसके विद्रोह का एक रीजन बना दोस्तों। अब ये सारे जो रीजन है, इन रीजन से क्या हुआ कि आपका युद्ध होना तय हो गया। युद्ध होना जो है वो आपका
युद्ध जो है वो डेफिनेटली होगा, ये आपका तय हो गया था। और ये जब तय हो गया तो वहां पे फोर्ट विलियम जो है, यानी कलकत्ता के फोर्ट विलियम, कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है, इस फोर्ट विलियम के गवर्नर थे ड्रेक। अब ड्रेक की अवज्ञा के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए युद्ध के अतिरिक्त उनके पास कोई उपाय नहीं था। गवर्नर ड्रेक जो है उन्होंने आज्ञा दी कि आप इस प्रकार से करो, किसको, सिराजुद्दौला को। लेकिन सिराजुद्दौला उसको मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ तो उसके रिश्ते जो है शुरुआती दौर से ही अच्छे नहीं थे। तो जब उसके पास इन्होंने अवज्ञा जो है, इसकी अवज्ञा यानी इसकी आज्ञा जो है वो नहीं मानी, तो अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों जो कुछ बचा था वो आपका युद्ध था, कि अब जो कुछ होगा वो आपका युद्ध के माध्यम से ही होगा। अब क्या होता है दोस्तों कि इससे विवश होकर जो आपका सिराजुद्दौला है वो 4 जून 1756 को जो कासिम बाजार इलाका है, उस कासिम बाजार पे आपका आक्रमण कर देता है। अब कासिम बाजार जो है उस पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद अंग्रेज डर जाते हैं और अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर लिया और 16 जून 1756 को कलकत्ता पे आक्रमण किया। जो इसने पहले आपका कासिम बाजार पे आक्रमण किया था 1756 में 4 जून को, और देन इसने 16 जून 1756 जो है इसमें आपका कोलकाता पे आक्रमण किया। और जब उसकी विशाल सेना को देखा, यानी आपकी सिराजुद्दौला की विशाल सेना को देखा, तो क्या हुआ कि गवर्नर ड्रेक जो था और सेनापति मीचन फुल्टा जो है द्वीप में शरण लेने के लिए भाग गई। तो अंग्रेजी जो सेना है वो क्या कर गई, आपकी भाग गई वहां से। अब दोस्तों होलवेल जो है, अब जैसे ही ये सेना जो है कमजोर पड़ी, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था होलवेल। होलवेल जो है इसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाब की सेना का सामना किया, किंतु वो भी पराजित हो गया। और 20 जून 1756 जो है 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया, जो अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण आपका किला माना जाता था। उस किले पे भी क्या कर लिया इसने, नवाब ने अधिकार कर लिया। और उसने कलकत्ता जो था उसका नाम बदल के अली नगर कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर करने वाला कौन सा मुगल नवाब था, तो वो आपका सिराजुद्दौला था। और इसी होलवेल के टाइम में ही, होलवेल जो है इसी के टाइम में आपकी एक घटना होती है जिसे जिसे दोस्तों ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, यानी काल कोठरी की घटना होती है। और इस काल कोठरी की घटना के बारे में बहुत सारे एग्जाम जो है उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब समझते हैं काल कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो क्या है। दोस्तों देखिए कि सिराज जो है इसने अक्टूबर 1756 में आपकी पूर्णिया के नवाब शोकतजंग, जो इसका मोशी का बेटा था, विद्रोही था, शोकतजंग को मनिहारी का जो ये युद्ध होता है इस युद्ध में पराजित करता है। और ना केवल पराजित करता है बल्कि उसको मार देता है। और जो इसके दूसरा विरोधी था यानी इसकी मौसी ढाका वाली घसीटी बेगम, उसको अपने दरबार में ले आता है। अब ये काल कोठरी की घटना जो है वो इसके बाद घटती है। तो काल कोठरी के संबंध में सबसे पहले दोस्तों यही आता है, इसके बारे में हमें किन सोर्स से पता चलता है या इसका सोर्स क्या है। तो इसके सोर्स की बात करें तो मिस्टर होलवेल जो है, इस होलवेल ने एक पुस्तक लिखी थी अलाइव द वंडर। अलाइव द वंडर जो है वो इसकी पुस्तक है, और इस पुस्तक में इन्होंने काल कोठरी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात की। उनके अनुसार यानी होलवेल के अनुसार 146 आपके अंग्रेज जो थे, वो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज जो थे वो कैद कर लिए गए। और एक छोटी सी कोठरी थी, यानी 18 फीट तो ऐसे थी, 18 फीट एंड 14 फीट जो 18 फीट जो है वो ऐसे थी, और 14 फीट जो है वो आपकी ऐसी थी, यानी 14 फीट ऐसे और 18 फीट ऐसे। इस 18 बाई 14 की एक कोठरी थी। और ये कोठरी जो है यानी ये कमरा जो है वो अंधेरा अंधेरा था उसमें, और उसमें आपके 146 जो लोग हैं उनको कैद कर दिया जाता है। और जून की बात है, जून में आप देखते हो कि जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है दोस्तों। और 21 जून 1756 को यह घटना होती है, और 21 जून 1756 को जब गर्मी के कारण और लाइट आपकी थी नहीं, उसमें अंधेरी थी, किसी प्रकार का प्रकाश उसमें था नहीं,
तो उसमें 123 व्यक्ति जो है 146 में से वो 123 व्यक्ति क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, दम घुटने के कारण मर जाते हैं। और बचते हैं जो जीवित व्यक्ति है वो क्या है, आपके टोटल 146 थे, 123 आपके मर जाते हैं, तो आपके 23 जो है ये आपके बचते हैं। और जो बचते हैं उन्हें क्या करता है नवाब जो है वो बाद में अंग्रेजों को वापस दे देता है। ये सब विवरण जो है वो किसने दिया था, होलवेल ने दिया था। लेकिन ये कालकोठरी की घटना है दोस्तों, इसके बारे में भी दो तरह के विचार जो है वो इतिहास के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। पहले आपके इतिहासकार जो है वो ये कहते हैं कि कालकोठरी की जो घटना थी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी, वो अंग्रेज जो था इतिहासकार कह लीजिए उसको, होलवेल, मिस्टर होलवेल जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ताकि सिराजुद्दौला जो उसका विद्रोही था यानी विरोधी थे, सिराजुद्दौला अंग्रेजों का, उस की विरोधी यानी उसको ऐसा शासक प्रेजेंट किया जा सके या लोगों को दिखाया जा सके कि जिसके बारे में लोग जो है वो ये सोचे कि कहीं ना कहीं एक जो बहुत दुष्ट शासक जो था वो आपका सिराजुद्दौला था। वहीं भारतीय जो इतिहासकार है दोस्तों, वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इसका कोई स्रोत जो है यानी प्रमाण जो है वो सही प्रमाण इस चीज का नहीं मिलता है। हो सकता है ऐसी घटना हुई होगी लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुई होगी, हो सकता है कोई 2 4 5 10 लोग हैं, वो हो सकता है कि मृत्यु हुई हो। दूसरा इसमें जो कंफ्यूजन आता है वो यही आता है कि मृत्यु जो है वो हो सकता है युद्ध के टाइम में हो या बंदी बनाए जाने के कारण, किसी बीमारी आदि के कारण हुई हो। जरूरी नहीं है कि उनकी मृत्यु जो है वो दम घुटने के कारण हुई हो। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वो क्वेश्चन मार्क आपका इसी संख्या पे है जो आपकी 146 बताई जाती है। और तीसरा जो दोस्तों इसमें आता है इतिहासकारों के अनुसार, जो भारतीय दृष्टिकोण के इतिहासकार है, वो कहते हैं कि अगर 146 लोग उसमें से मारे गए तो 23 लोग जो है वो कैसे जीवित बचे। अगर जीवित बचे तो ना तो 146 का जो है नाम वाइज आपका कोई विवरण जो है वो होलवेल बताता है, ना जो 23 बचे हैं उनका कोई नाम वाइज जो है वो विवरण आपका होलवेल बताता है। तो ये मन घड़त जो है एक कहानी के रूप में इसको मिस्टर होलवेल ने या अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत इसको आपके पेश किया। दोस्तों अब आती है अलीनगर की। अब कलकत्ता जो है उस पे अधिकार का समाचार जब मद्रास पहुंचता है तो अंग्रेजों ने मद्रास से एक शक्तिशाली नौसेना भेजते हैं और पैदल सैनिक भी भेजते हैं। और वो किसके नेतृत्व में भेजते हैं, वो एडमिरल वाटसन और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों नाम है क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण आपका सेनापति था और बहुत सारे उसने काम किए थे, उसके नेतृत्व में भेजते हैं। और 2 जनवरी और 1757 को कलकत्ता जो है उसको पुनः आपका अंग्रेजों के अधिकार में ले लिया जाता है। और जब पुनः अंग्रेजों के अधिकार में लिया जाता है तो सिराजुद्दौला जो है वो विवश होकर एक संधि करता है 9 फरवरी 1757 की। और इस संधि को अलीनगर जो है यानी कलकत्ता का नाम जो है, आपको ध्यान में रखना है कि कई बार ये कलकत्ता की संधि भी कई पुस्तकों में हो सकता है। और ये कलकत्ता की संधि जो है वो क्यों हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि कलकत्ता जैसे ही जीतता है आपका सिराजुद्दौला, तो उसका नाम बदल के वो क्या कर देता है, अलीनगर कर देता है। तो कलकत्ता या अलीनगर की संधि जो है वो 9 फरवरी 1757 को होती है। अब इस संधि के अंदर क्या क्या शर्तें होती है, मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सभी सुविधाएं जो है वो नवाब ने स्वीकार कर ली। जो मुगल बादशाह जो थे उसने विद्रोह किया था कि पृथ्वी शेर ने उनको मुक्त व्यापार की जो है वो फरमान कैसे जारी कर दिया। फरमान क्या होता है, एक शाही आदेश होता है। तो ये कैसे जारी कर दिया, इसको भी मान लिया कि बिल्कुल ये आपका चलेगा। अंग्रेजों को जो फ्री पास दिया गया था उसको भी मान लिया, बंगाल बिहार उड़ीसा की सीमाओं में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी बात उसने अलीनगर की संधि में मान ली। और नवाब जो है वो कंपनी और उसके कर्मचारियों की उन सभी वस्तुएं वापिस कर देगा जो कि उसने उस युद्ध में उनके पास से अपने पास रखी थी। अंग्रेज जो है वो कलकत्ता की किलाबंदी अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा कलकत्ता भी कर सकते हैं। और अंग्रेजों को सिक्के ढालने का जो है वो आपका अधिकार होगा, यानी वो अपने आप को एक शासक के रूप में वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो हुआ वो दोस्तों हुआ अलीनगर ट्रीटी के अंदर या कलकत्ता ट्रीटी के अंदर। इसके पश्चात क्लाइव और वाटसन ने 23 मार्च 1757 को
फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। अब इधर जो है एक तरफ आपका सिराजुद्दौला से विद्रोह कर रहे हैं या उससे संधि कर रहे हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं अंग्रेज, दूसरी तरफ आपके फ्रांसीसी जो है उससे उनका महत्वपूर्ण शहर जो है चंद्रनगर वो छीन लेते हैं। और इस विजय के बाद बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति जो है वो बहुत सुदृढ़ हो गई, यानी पावरफुल शक्ति जो थी बंगाल के अंदर वो कौन सी रह गई आपकी दोस्तों, बंगाल के अंदर पावरफुल जो शक्ति रह गई वो आपकी क्या रह गई, अब अंग्रेज रह गए। अब आप देखिए कि नवाब के विरुद्ध जो है अंग्रेज किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। अब जैसे क्लाइव जो है वो संधि कर लेता है अलीनगर की, जीत भी लेता है, सारी बातें भी मनवा लेता है, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं उसकी नजर जो है वो सिराजुद्दौला के ऊपर थी। और जब वो इतनी बातों से संतुष्ट नहीं था तो उसने बंगाल में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा कि अब क्या होगा कि बंगाल जो होगा उसमें आपका अंग्रेजियों का राज्य होगा, अंग्रेजों के अंडर में पूरा बंगाल आएगा। यहाँ पे नवाब जो होंगे या तो होंगे नहीं या होंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंडर में काम करेगा। और वो जो है वो उसके सिराजुद्दौला के जो नवाब के दरबार में जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे उन विश्वास पात्र व्यक्तियों के साथ में साजिश करता है, उनको लालच देता है और अपनी तरफ करने का प्रयास करता है। अब उस टाइम पे सिराजुद्दौला के पास में कुछ व्यक्ति थे, उनमें कौन कौन प्रमुख थे दोस्तों, इन व्यक्तियों की बात करें तो इसमें एक तो मीर जाफर था जो नवाब का सेनापति था, यानी सेना का प्रमुख जो था मीर जाफर था। राय दुर्बल यानी सेना नायक था वो। मानिक चंद यानी कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी जो था वो मानिक चंद था। और अम्मी चंद जो एक धनी सौदागर था। और जगत सेठ जो आपके आधुनिक भारतीय इतिहास में जाना जाता है, जो कि बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, यानी उसके पास इतना पैसा था कि जितना किसी भी व्यक्ति या पूरे बंगाल के पास नहीं था, उससे ज्यादा पैसा आपका कहा जाता है इस जगत सेठ के पास था। तो और आपका खादिम खां जो नवाब की सेना का एक एजेंट था, अमीचंद और कासिम बाजार का कोठी का जो प्रमुख था वाटसन, इन सभी के साथ में आप रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मिल जाता है, यानी इन सभी से बात करता है, गुप्त वार्ताएं करता है। और वो इन सभी व्यक्तियों को क्या करता है, आपका लालच देता है कि अमीचंद को कहता है कि तेरे को मैं अगर हमारी जो है स्थापित हो जाएगा, मीन्स हमारा इंग्लिश का या ब्रिटिश का जो अगर स्थापित हो जाएगा तो हम आपको ऐसे देंगे, या किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ लालच देता, तीसरे व्यक्ति को कुछ लालच देता है। और इस तरीके से इनके मन में जो है वो क्या कर देता है, एक स्वंपन दिखाता है इनको और इनके मन में एक लालच पैदा कर देता है। अब अमीचंद ने क्लाइव नवाब के खजाने से धन का जो है वो 50% मांगा था और 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में लेना जो है उन्होंने, अमीचंद ने कहा कि अगर आप इतना देते हो तो मैं आपके साथ हूं और आज ही सिराजुद्दौला का साथ छोड़ देता हूं। क्लाइव जो है वो अमीचंद को इतना धन देना नहीं चाहता था कि जो खजाना है उसका 50% और 30 लाख रुपए उसको नगद देना नहीं चाहता था। तो अब क्लाइव क्या करता है दोस्तों कि समझौता करेगा, समझौता करेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो समझौता करेगा तो आपका क्या होगा कि उसने दो पत्र तैयार किए, दो पेपर उसने तैयार किए दोस्तों। उसमें एक पेपर आपका असली था और एक नकली था। और उसने क्लाइव ने सोचा कि नकली जो पेपर है वो किसको दिया जाए, उसको दिया जाए, और असली जो पेपर है वो मेरे पास रखा जाए। तो उन्होंने हाँ कर दी। और जब उन्होंने नकली दो पेपर तैयार करने की बात की तो उसने दो प्रकार के कागज लिए। एक जो था एक व्हाइट कलर का कागज था जिस पे संधि वास्तविक लिखी हुई थी, और एक लाल कलर का जो कागज था, एक मीन्स आपका व्हाइट है दो व्हाइट था दोस्तों, और दूसरा जो है वो आपका क्या था, लाल कलर का था। तो ये व्हाइट वाला जो है वो क्या था, असली था, और ये जो है ये नकली था। और ये सब काम किसने किए, क्लाइव ने किए थे। अब जब धन देने की बात आई तो क्लाइव और वाटसन जो था, यानी जो आपकी जिसने कलकत्ता को जीता था, दो सेनापतियों के जो है नेतृत्व में आपकी सेना गई थी, एक वाटसन था एक क्लाइव था। जब वाटसन जो है उस वाटसन के भी साइन होने थे और क्लाइव खुद के भी साइन होने थे। जब वाटसन को ये पता चला कि इस प्रकार के दो पेपर तैयार किए गए हैं तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से एसडी और नकली पे साइन नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, क्लाइव जो था उसने खुद ही वाटसन के साइन दे जो है वो आपके जैसे वाटसन जो है उसके इस प्रकार से साइन करके और नकली साइन करके वो कागज जो है वो लाल रंग का वो किसको दे दिया, आपके अमीचंद को दे दिया। अब जो है अमीचंद जो है
वो मर जाता है। कुछ दिन बाद में उसकी हत्या है वो करा दी जाती है। और वास्तविक संधि पत्र में आपके मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों के साथ निम्न बातें करते हैं। मीर जाफर जो था वो कौन था? सेनापति था दोस्तों, सिराजुद्दौला। वो कहता है कि यदि वो बंगाल का नवाब हो गया तो उन्हें हर प्रकार की व्यापारिक सुविधा देगा। किसको? अंग्रेजों को। कलकत्ता पर उनका पूरा अधिकार जो वो रहेगा। ये बातें सब किसमें थी? संधि पत्र में। ढाका और कासिम बाजार दुर्ग का निर्माण करने का अधिकार देगा। वो कंपनी को कलकत्ता के पास जो है 24 परगने हैं, उनकी जिम्मेदारी दे देगा। वह कलाई और उसके अन्य पदाधिकारियों को प्राप्त धन देगा अगर उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो। अब दोस्तों देखिए कि के एम पणिकर जो है एक इतिहासकार, वो लिखते हैं कि यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों और मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। यानी के एम पणिकर कहते हैं कि ये इस प्रकार का सौदा था दोस्तों कि आपका सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके बाद भी इस प्रकार का सौदा मीर जाफर करता है और आपके जो सेठ जो है वो करते हैं, यानी धनी सेठ अमीचंद जैसे लोग। और उससे नवाब और पूरी नवाबी जो है उस नवाबी को बेच डाला है इन्होंने। तो ये जो बात है ये आता है। अब दोस्तों हम जो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे प्लासी युद्ध और बाद के जितने भी नवाब है 1765 तक के उनकी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।